वेलकम टू MLTFM एजुकेशन। यहाँ आपको मिलेगी मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी की कंप्लीट नॉलेज, सिंपल और इजी वे में। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। स्टैफिलोकोकस, अक्सर लोग इसे स्टैफ इन्फेक्शन के नाम से जानते हैं। हाँ बिल्कुल, स्टाफ इन्फेक्शन काफी कॉमन टर्म है। तो आज हम अलग अलग मेडिकल रिसर्च, कुछ लेक्चर्स और हेल्थ आर्टिकल्स के बेस पर यह समझने की कोशिश करेंगे कि भाई ये स्टैफिलोकोकस आखिर है क्या भला, कैसे फैलता है, कौन सी बीमारियां करता है, और सबसे जरूरी बात जो आजकल बहुत सुनने में आ रही है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, मतलब दवाओं का असर ना होना। इसमें इसकी क्या भूमिका है? बिल्कुल, तो चलिए शुरू करते हैं एकदम बेसिक से। स्टैफिलोकोकस जो है ये बैक्टीरिया का एक ग्रुप है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ग्राम पॉजिटिव, ओके। हाँ, और मजे की बात यह है कि माइक्रोस्कोप में देखो ना तो ये अंगूरों के गुच्छों जैसे दिखते हैं, जैसे ग्रेप्स का बंच हो। नाम भी वहीं से आया है, स्टेफाइलिग्मने, गुच्छा, कॉकस मतलब दाना या बेरी। अच्छा, अंगूर के गुच्छे, इंटरेस्टिंग है। हाँ, और लार्ले की पहचान के लिए कुछ टेस्ट होते हैं, जैसे कैटलिस्ट टेस्ट, उसमें ये पॉजिटिव आते हैं। ये एक और ग्रुप है बैक्टीरिया का, स्ट्रेप्टोकोकस, उनसे ये अलग होते हैं इस टेस्ट में। एक और खास बात, ये फैकल्टेटिव एनारोब है, मतलब इनको बढ़ने के लिए ऑक्सीजन मिले तो भी ठीक, ना मिले तो भी ठीक, ये दोनों कंडीशन में ग्रो कर सकते हैं। अच्छा, मतलब काफी अडेप्टेबल है ये। बहुत ज्यादा, इसीलिए शरीर में कई अलग अलग हिस्सों में आराम से रह लेते हैं। और आपने कहा ग्रुप है, मतलब कई तरह के होंगे। हाँ, इनकी करीब 30-40 से ज्यादा स्पीशीज पता है हमें, लेकिन जो सबसे कॉमन है और कह सकते हैं सबसे ज्यादा बदनाम भी, वो है स्टैफिलोकोकस ऑरियस। एस ऑरियस, यही है वो मेन विलन। ज्यादा सीरियस इन्फेक्शन यही करता है। हाँ, पर और भी है, जैसे एस एपिडर्मिडिस, ये हमारी स्किन पर नॉर्मली रहता है बिना कोई प्रॉब्लम किए। हमारी स्किन पर ही? हाँ बिल्कुल, एक तरह से हमारे साथ ही रहता है। फिर एक है एस सैप्रोफिटिकस, ये यंग महिलाओं में यूटीआई मतलब यूरिन इन्फेक्शन का एक कॉमन कारण है। एस लुग्दुनेंसिस भी है, वो थोड़ा ज्यादा खतरनाक होता है बाकी कॉन्स के मुकाबले। कॉन्स? कोएगुलेज नेगेटिव स्टैफिलोकोकस, मतलब जिनमें वो कोएगुलेज एंजाइम नहीं होता, जो एस ऑरियस की पहचान है। अच्छा, तो ये जो एस ऑरियस और एस एपिडर्मिडिस हैं, ये नॉर्मली कहाँ रहते हैं शरीर में? ज्यादातर स्किन पर और नाक के अंदर का जो हिस्सा है, नेयर्स, वहां पाए जाते हैं। कई लोगों में ये होते हैं पर कोई बीमारी नहीं करते। तो फिर ये इन्फेक्शन कैसे कर देते हैं अगर ये नॉर्मली रहते हैं तो? हाँ, यहीं पर इनकी चालाकी सामने आती है। पहली बात है इनकी चिपकने की कमाल की एबिलिटी। चिपकने की? हाँ, इनकी सतह पर ना कुछ खास प्रोटीन होते हैं, जैसे MSCRMMs। ये हमारे बॉडी के टिश्यूज से, या फिर जैसे कोई मेडिकल इम्प्लांट लगा है, कैथीटर है, आर्टिफिशियल जॉइंट है, उनसे एकदम कस के चिपक जाते हैं। अच्छा, जैसे गोंद की तरह? हाँ, कुछ वैसा ही समझ लीजिए। और जो एस एपिडर्मिडिस है ना, वो तो बायोफिल्म बनाने में एक्सपर्ट है। बायोफिल्म, ये क्या चीज है? बायोफिल्म एक तरह की चिपचिपी परत होती है जो बैक्टीरिया अपने चारों तरफ बना लेते हैं। ये परत उन्हें हमारे इम्यून सिस्टम और एंटीबायोटिक दवाओं दोनों से बचाती है। इसीलिए डिवाइस रिलेटेड इन्फेक्शन का इलाज मुश्किल हो जाता है। बाप रे, मतलब सुरक्षा कवच बना लेते हैं। बिल्कुल, और सिर्फ चिपकना ही नहीं, ये हमारे इम्यून सिस्टम यानी शरीर की रक्षा प्रणाली को धोखा देने में भी माहिर है। वो कैसे? कुछ स्टैफ के ऊपर एक कैप्सूल जैसी कवरिंग होती है जो इम्यून सेल्स को उन्हें पकड़ने से रोकती है, थोड़ा बचाती है। और एक है इनका सुपर वेपन, प्रोटीन ए। प्रोटीन ए? हाँ, ये प्रोटीन हमारे इम्यून सिस्टम की जो एंटीबॉडीज होती है ना, IgG, उनको उल्टी तरफ से पकड़ लेता है। उल्टी तरफ से मतलब जहां से एंटीबॉडी को अपना काम करना चाहिए, ये उसे वहीं से ब्लॉक कर देता है। तो एंटीबॉडी बैक्टीरिया को खत्म करने में मदद नहीं कर पाती। अरे वाह, ये तो बहुत ही स्मार्ट तरीका है बचने का। हाँ ना। और इसके अलावा इनके पास होते हैं तरह तरह के टॉक्सिन्स यानी जहर और एंजाइम्स। टॉक्सिन्स मतलब ये जहर भी बनाते हैं? हाँ, कुछ टॉक्सिन तो सीधे हमारे सेल्स पर हमला करते हैं, उनमें छेद कर देते हैं या उन्हें मार देते हैं, जैसे अल्फा टॉक्सिन। बीटा टॉक्सिन भी सेल मेम्ब्रेन को डैमेज करता है। एक और खतरनाक है PVL, पैंटेन वैलेंटाइन ल्यूकोसिटिन। ये खासतौर पर व्हाइट ब्लड सेल्स को मारता है, जो हमारी इम्यूनिटी के सिपाही हैं। ये अक्सर गंभीर स्किन इन्फेक्शन और CAMRSA से जुड़ा होता है। CAMRSA, हम इस पर आएंगे अभी। और कौन से टॉक्सिन है? फिर होते हैं सुपर एंटीजन, जैसे एंटेरोटॉक्सिन,
जो फूड पॉइजनिंग करते हैं, उल्टी, दस्त वगैरह। अच्छा, स्टैफ से फूड पॉइजनिंग भी होती है? हाँ, अगर खाना बनाते वक्त या रखने में सफाई ना हो और उसमें स्टैफ ग्रो कर जाए तो वो टॉक्सिन बना देता है। खाना गर्म करने से बैक्टीरिया मर सकता है पर टॉक्सिन नहीं। ओह, ये तो ध्यान रखने वाली बात है। इसको बहुत ज्यादा एक्टिवेट कर देते हैं जिससे पूरे शरीर में भयंकर सूजन जैसी स्थिति बन जाती है। टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम, ये तो काफी सीरियस लगता है। हाँ, ये जानलेवा हो सकता है। और फिर इनके एंजाइम्स हैं। कोएगुलेज एंजाइम खून का थक्का बनाता है, ये एसोरियस की पहचान है। स्टेफिलोकाइनेज थक्का तोड़ता है, डीएनए को तोड़ता है, लाइपेज फैट को। ये सब इन्फेक्शन को फैलाने में मदद करते हैं। कमाल है, कितने सारे हथियार हैं इनके पास। तो इन सब हथियारों से ये किस किस तरह के इन्फेक्शन करते हैं? स्किन वाले तो सबसे कॉमन है शायद। हाँ, स्किन इन्फेक्शन सबसे ज्यादा होते हैं, जैसे फोड़े या फुंसी, या कई सारे फोड़े एक साथ मिल जाएं तो कार्बंकल, इम्पेटिगो जिसमें शहद जैसी पपड़ी जमती है, या छाले बन जाते हैं। ये बच्चों में ज्यादा होता है। हाँ, वो पीले पीले क्रस्ट देखें। बिल्कुल। फिर फॉलिक्यूलाइटिस मतलब बालों की जड़ों का इन्फेक्शन। सेल्यूलाइटिस, इसमें स्किन और उसके नीचे के टिश्यू में सूजन, लाली, दर्द होता है। और एक बहुत सीरियस कंडीशन है SSS, स्टेफिलोकोकल स्कैल्डेड स्किन सिंड्रोम। स्कैल्डेड स्किन मतलब जली हुई स्किन जैसा? हाँ, इसमें स्किन ऐसे छिलने लगती है जैसे जल गई हो। ये ज्यादातर छोटे बच्चों, शिशुओं में होता है क्योंकि उनमें एक खास टॉक्सिन के खिलाफ इम्यूनिटी नहीं होती। बाप रे, ये तो डरावना है। और क्या ये सिर्फ स्किन ढकी रहते हैं या और अंदर भी घुस जाते हैं? नहीं, ये शरीर के अंदर भी जा सकते हैं और गंभीर इन्फेक्शन कर सकते हैं, जैसे ब्लड इन्फेक्शन, बैक्टीरियमिया या सेप्सिस। ये बहुत खतरनाक है। सेप्सिस तो जानलेवा हो सकता है। बिल्कुल। फिर एंडोकार्डिटिस, हार्ट के अंदर की परत या वॉल्व का इन्फेक्शन। ऑस्टियोमाइलाइटिस, हड्डी का इन्फेक्शन। निमोनिया, फेफड़ों का इन्फेक्शन। हड्डी में भी इन्फेक्शन? हाँ, और इसका इलाज लंबा चलता है, कई बार सर्जरी भी करनी पड़ती है। फूड पॉइजनिंग और टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम की बात हमने की। इसके अलावा मैस्टाइटिस, जो ब्रेस्ट फीडिंग कराने वाली महिलाओं में ब्रेस्ट का इन्फेक्शन होता है। और मेडिकल डिवाइस जैसे कैसेटर, आर्टिफिशियल जॉइंट्स, हार्ट वॉल्व, इनसे जुड़े इन्फेक्शन भी स्टैफ, खासकर एस एपिडर्मिडिस बहुत करता है। तो मतलब ये कहीं भी पहुंच सकता है? अच्छा, ये पता कैसे चलता है कि इन्फेक्शन स्टैफ का ही है? और इलाज क्या है? देखिए, स्किन इन्फेक्शंस तो डॉक्टर अक्सर देखकर ही पहचान लेते हैं। पक्का करने के लिए या अगर इन्फेक्शन गहरा है तो सैंपल लिया जाता है, जैसे पस, खून, टिश्यू या फूड पॉइजनिंग में स्टूल। उसको लैब में कल्चर करते हैं। कल्चर मतलब उस सैंपल को लैब में ऐसे कंडीशन देते हैं कि उसमें मौजूद बैक्टीरिया ग्रो कर सकें। फिर माइक्रोस्कोप में देखते हैं, ग्राम स्टेन करते हैं, कोएगुलेज टेस्ट करते हैं और दूसरे बायोकेमिकल टेस्ट से कंफर्म करते हैं कि ये स्टैफ है और कौन सा वाला है। और इलाज मेनली एंटीबायोटिक्स से होता है। इन्फेक्शन कैसा है और कहाँ है इस पर डिपेंड करता है। स्किन इन्फेक्शन के लिए क्रीम या गोली, गंभीर इन्फेक्शन के लिए आईवी यानी नस से एंटीबायोटिक दी जाती है। फोड़े फुंसी में कई बार पस निकालना पड़ता है। हड्डी के इन्फेक्शन में लंबे समय तक एंटीबायोटिक और कभी-कभी सर्जरी की जरूरत होती है। ठीक है, अब आते हैं उस मुद्दे पर जो सबसे बड़ी चिंता है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। ये एमआरएसए क्या है? हाँ, एमआरएसए यानी मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफिलोकोकस ऑरियस। ये स्टेफिलोकोकस की एक बहुत बड़ी चुनौती है। देखिए, शुरू में जब पेनिसिलिन आई तो स्टैफ इन्फेक्शन का इलाज आसान हो गया। पर बहुत जल्दी स्टैफ ने पेनिसिलिन को तोड़ने वाला एक एंजाइम पेनिसिलिनेज बनाना सीख लिया। तो पेनिसिलिन बेअसर हो गई। अच्छा। फिर वैज्ञानिकों ने नई एंटीबायोटिक्स बनाई, जैसे मेथिसिलिन, जो पेनिसिलिनेज से खराब नहीं होती थी। पर स्टैफ और चालाक निकला। उसने अपने अंदर एक जेनेटिक बदलाव किया, एक नया जीन मेका जीन उसमें आ गया। मेका जीन? हाँ, ये जीन एक बदला हुआ प्रोटीन PB2A बनाता है, जिससे मेथिसिलिन और उसके जैसी दूसरी कई एंटीबायोटिक्स, जिन्हें बीटा लैक्टम कहते हैं, बैक्टीरिया पर असर ही नहीं कर पाती। इसी स्ट्रेन को MRSA कहते हैं। तो मतलब स्टैफ ने एंटीबायोटिक के हमले से बचने के लिए अपना स्ट्रक्चर ही बदल लिया? बिल्कुल सही, उसने अपने ताले को ही बदल दिया तो पुरानी चाबी फिट नहीं होती। ये MRSA सिर्फ अस्पतालों में ही मिलता है क्या?
पहले ऐसा ज्यादा था, उसे HAMRSA कहते थे, हॉस्पिटल एक्वायर्ड, लेकिन अब ये कम्युनिटी में भी आम हो गया है, CAMRSA, कम्युनिटी एक्वायर्ड। और चिंता की बात यह है कि ये जो CAMRSA है, जैसे USA 300 स्ट्रेन, ये अक्सर ज्यादा खतरनाक होता है। ज्यादा खतरनाक कैसे? क्योंकि इसमें अक्सर वो PAVL टॉक्सिन पाया जाता है जो व्हाइट ब्लड सेल्स को मारता है और गंभीर इन्फेक्शन करता है। बाप रे, तो इसका इलाज कैसे होता है फिर, अगर आम एंटीबायोटिक्स काम नहीं करती? MRSA के लिए फिर दूसरी ज्यादा पावरफुल एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल करनी पड़ती हैं, जैसे वैंकोमाइसिन। ये अभी भी काफी असरदार है। नई दवाएं भी हैं, जैसे लाइनजोलिड, डेप्टोमाइसिन। लेकिन क्या इनके खिलाफ भी रेजिस्टेंस आ रहा है? हाँ, और यही सबसे बड़ी चिंता है। अब ऐसे स्टाफ स्ट्रेन भी मिलने लगे हैं जिन पर वैंकोमाइसिन का असर कम होता है। VSA, वैंकोमाइसिन इंटरमीडिएट एस ऑरियस, या बिल्कुल नहीं होता VRSA, वैंकोमाइसिन रेजिस्टेंट एस ऑरियस। ये भी बहुत कॉमन नहीं है, पर इनका मिलना खतरे की घंटी है। ये तो वाकई बहुत सीरियस प्रॉब्लम है। बिल्कुल, इसीलिए एंटीबायोटिक्स का सही इस्तेमाल बहुत जरूरी है। डॉक्टर की सलाह के बिना ना लेना, और अगर डॉक्टर ने कोर्स दिया है तो उसे पूरा करना, चाहे आप बेहतर महसूस करने लगे। अधूरा कोर्स छोड़ने से रेजिस्टेंट बैक्टीरिया को पनपने का मौका मिल जाता है। सही कहा। तो अगर हम पूरी बात को समेटे तो स्टेफिलोकोकस बैक्टीरिया हमारे चारों तरफ है और हमारी स्किन पर भी रहता है। हाँ, ज्यादातर समय शांति से रहता है, लेकिन मौका मिलते ही ये स्किन के मामूली इन्फेक्शन से लेकर जानलेवा सेप्सिस, निमोनिया, एंडोकार्डाइटिस जैसी बीमारियां कर सकता है। बिल्कुल। इसकी कामयाबी के पीछे इसकी चिपकने की ताकत, इम्यून सिस्टम को चकमा देने की काबिलियत और तरह तरह के टॉक्सिन और एंजाइम्स हैं। और जो सबसे बड़ा सिरदर्द है वो है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, खासकर MRSA, जो दुनिया भर में हेल्थ केयर के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन गया है। हाँ, इसके लिए लगातार नजर रखने और इलाज के नए तरीके खोजने की जरूरत है। तो चलिए आज की चर्चा को यहीं रोकते हैं, लेकिन एक सवाल के साथ। जैसे जैसे स्टाफिलोकोकस हमारे साथ इवॉल्व हो रहा है, एंटीबायोटिक्स के खिलाफ खुद को मजबूत बना रहा है, वैसे वैसे भविष्य में हमारा इसके साथ रिश्ता कैसा होगा? सोचने वाली बात है। खासकर तब जब हम मेडिकल टेक्नोलॉजी, इम्प्लांट्स, डिवाइस पर और ज्यादा निर्भर होते जा रहे हैं। क्या हम इसके साथ जीने का कोई नया बेहतर तरीका ढूंढ पाएंगे, या ये लड़ाई और मुश्किल होती जाएगी? इस पर सोचिएगा जरूर।